हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है अपकमिंग रीट एग्जाम के लिए। आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर रीट में लेवल 1, लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 लिया हुआ है एज अ सब्जेक्ट, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट होगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने ऐड किए हैं। कुछ क्वेश्चंस आप नए देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे एक सेशन से क्लियर होंगी। आपकी तैयारी आपको पता चलेगी कि आप कितनी अभी तक आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको कितना और करना है। सो प्लीज इस सेशन को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर जेन्युइनली अच्छा लगता है सेशन आपको तो लाइक कीजिएगा सेशन को एंड अपने फ्रेंड्स में भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि हम हर क्वेश्चन के साथ डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के सेशन में हम बहुत डिटेल डिस्कस हर क्वेश्चन के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आज का टारगेट यही रहेगा कि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको मुझसे कनेक्ट होना है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना, वहां मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम अपने सेशन को फाइनली शुरू करते हैं। और आपको क्या करना है, देखो एक ही बार में आप ना बार बार उठ के मत देखिएगा सेशन को, मतलब कि आप एक ही सिटिंग में बैठ करके देखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड ट्राई कीजिएगा कि आप आंसर जो है वो लगा सके, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फीचर्स ऑफ मोनोलॉग। राइट आंसर फटाफट से सोच लीजिए, ठीक है। मोनोलॉग का फीचर पूछा गया है। मोनोलॉग कहां से आया है आपको पता होना चाहिए। ये कहां से है? ड्रामा से है, ठीक है। ड्रामा में मोनोलॉग होता है। तो क्या होगा? अ सिंगल पर्सन हु इज पेटेंटली नॉट द पोएट गिव्स द स्पीच। क्या यहाँ पे सिंगल पर्सन स्पीच देता है? तो फर्स्ट वाली बात क्या है? बिल्कुल ठीक है। क्या यहाँ पे पर्सन एड्रेस करता है, इंटरेक्ट करता है वन और मोर अदर पीपल के साथ? क्या यहाँ पर अदर जो कैरेक्टर है, क्या अदर कैरेक्टर यहाँ पे शामिल होते हैं? बिल्कुल होता है। स्पीकर रिवील करता है अपने टेम्परमेंट को, अपने कैरेक्टर को, अपनी फीलिंग्स को थ्रू स्पीच। क्या यहाँ पे अपनी स्पीच से जो स्पीकर है, क्या वो क्या करता है? रिवील करता है। क्या वो एक्सप्रेस करता है? तो बिल्कुल करता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? मोनोलॉग की है, जो ड्रामा में हमारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चीफ कैरेक्टर इन द प्लॉट। प्लॉट में चीफ कैरेक्टर कौन होता है? प्लॉट क्या होता है भाई? ये भी आपका कहां से आया है क्वेश्चन? ड्रामा से। प्लॉट क्या होता है भाई? प्लॉट का मतलब होता है घटनाक्रम, ठीक है। एक कहानी में क्या घटनाक्रम होगा, कैसे कैसे एक कहानी में इंसिडेंट होंगे, वो प्लॉट होता है। स्ट्रक्चर बेसिकली उसका होता है, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट होता है, विलेन होता है, एंटागनिस्ट होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है। तो आपसे पूछा गया चीफ कैरेक्टर, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट जो है वो चीफ कैरेक्टर, या उसको हम मेन कैरेक्टर कहते हैं। मेन कैरेक्टर कौन होता है? प्रोटैगनिस्ट होता है। कोई हीरो हो सकता है, कोई हीरोइन हो सकती है, या कोई भी हो सकता है मेन कैरेक्टर, ठीक है। एंटागनिस्ट कौन होता है? जो विरोधी होता है, जो प्रोटैगनिस्ट के विरोध में होता है, जिसे हम विलेन भी कह सकते हैं। विलेन कौन होता है? एंटागनिस्ट होता है ड्रामा में, ठीक है। चलिए, तो ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ दीज आर द स्ट्रेटेजी ऑफ रेमिडियल टीचिंग। रेमिडियल टीचिंग की स्ट्रेटेजी पूछी गई है। रेमिडियल टीचिंग आपको पता होगा कि जहां पर हम क्या करते हैं? टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम एरिया, टू सॉल्व द लर्निंग गैप्स, या किसी भी आप प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, वहां पे समाधान कर रहे हैं, वो आपका रेमेडी देना हुआ। तो क्या होता है स्ट्रेटेजी? फटाफट से सोचिएगा थोड़ा सा। रिपीटिशन होता है? तो बिल्कुल होता है। हम रिपीटिशन कराते हैं, ज्यादा से ज्यादा ड्रिल कराते हैं, ठीक है। एक्शन रिसर्च बिल्कुल होता है, जहां पे आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से। फर्नेल्ड मेथड होता है, बिल्कुल होता है, जहां पे हम सेंसेस की बात करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मल्टी सेंसरी जो है अप्रोच को फॉलो करते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होता है, जहां पे बच्चा सेल्फ अपना करेक्ट करता है, ठीक है। तो चारों ही क्या है स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो ABCD विल बी राइट आंसर। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हमारा रेमिडियल टीचिंग के बारे में हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन सम ऑफ द प्लेस प्रोलॉग अपीयर्स, एट व्हाट स्टेज ऑफ द प्लॉट डज द प्रोलॉग कम। भाई आपको बताना है कि कुछ प्लेस जो होते हैं, प्लेस मतलब जो ड्रामा में प्रोलॉग होता है, उस प्रोलॉग का क्या मतलब है, कब प्रोलॉग होता है, बिगिनिंग में होता है, एनी स्टेज वेयर द ड्रामेटिस्ट में लाइक, इन द एंडिंग ऑफ द प्ले, या फिर इन द मिडल ऑफ द प्ले। तो प्रोलॉग जो होता है वो कब होता है, किसी भी ड्रामा के बिगिनिंग में प्रोलॉग आता है, यानी किसी घटना से पहले जो भी इंसिडेंट होता है, जो मेन जो बातें होती हैं वो पहले ही इंट्रोडक्शन बता दिया जाता है, उसे हम प्रोलॉग कहते हैं। और एक वर्ड और आपने सुना होगा जिसे कहते हैं एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है, जो एंडिंग में होता है, ठीक है, एंडिंग ऑफ द स्टोरी में एपिलॉग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5 है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग इन टीचिंग इंग्लिश, ग्रुपिंग इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। ग्रुपिंग में क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए, सिंटेक्स ग्रुपिंग, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, फोनेटिक ग्रुपिंग, सिमेंटिक ग्रुपिंग, और एक ऑप्शन और यहाँ पे ऐड कर दो, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, ग्रुपिंग में ये सारी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल इसका राइट आंसर होगा। सिंटेक्स ग्रुपिंग जहाँ पे हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं, रूल की बात करते हैं, ग्रामर में हम रूल की बात कर रहे हैं, फोनेटिक में हम साउंड्स की बात करते हैं, सिमेंटिक में हम मीनिंग की बात करते हैं। तो हम इन सारी चीजों को क्या करते हैं, ग्रुपिंग से सिखाते हैं। और ये जो ग्रुपिंग है ये किस में आता है, कौन से प्रिंसिपल में आता है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ठीक है, याद रखना, ग्रेडेशन में ग्रुपिंग आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये किसकी राइम स्कीम है वो आपको पहचाननी है, तो फटाफट से पढ़िएगा और थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी करने का, ठीक है। तो किसकी है ये भाई, यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, शेक्सपियरियन सोनेट जो है, जिसे हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, उसकी राइम स्कीम होती है, जिसमें आपके जो ये ए बी है 1, फिर सी डी 2 एंड ई एफ 3, जिसमें आपके 3 क्वार्टरेन एंड 1 आपका क्या होता है, कुपलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी है, ठीक है। तो वॉइस पूछा गया है, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे हमारा, देयर आर 15 वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश, ठीक है। 15 वॉइस्ड हैं, 15 प्लस 9 जो है वो वॉइसलेस है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा वॉइसलेस कौन से हैं, तो 9 है, टोटल मिलके 24 टोटल इंग्लिश में हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। 12 क्या होते हैं हमारे प्योर वॉवल्स होते हैं, जिन्हें मोनोफथोंग कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल, वी डैश ओबे आवर टीचर्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, हैव टू, मस्ट, कैन या कुड। तो यहाँ पे क्या बोला कि वी डैश, हमें क्या करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, ठीक है। जहां पे आप कोई नेसेसिटी दिखा रहे हो, आप कोई ऑब्लिगेशन, कोई कर्तव्य दिखा रहे हो, तो वहां पे उस केस में हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैक ऑफ फैसिलिटीज इन लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश। लैक ऑफ फैसिलिटीज में क्या होगा, एम्फोसिस ऑन ग्रामर, लैक ऑफ सजेस्टिव करेक्शंस, लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक, यूज ऑफ रीलिया। सो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, क्या हम एम्फोसिस करते हैं ग्रामर पे, क्या ये लैक ऑफ फैसिलिटी है या जो प्रॉब्लम है वो है, तो ये बिल्कुल होगा, ठीक है। लैक ऑफ सजेस्टिव करेक्शंस बिल्कुल है कि हम करेक्शंस कई बार अच्छे से टीचर नहीं करता है, बच्चों की गलतियों को ठीक नहीं करता है, ठीक है। एंड इस बुक्स की कमी है, लेकिन रीलिया कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। रीलिया का मतलब होता है कि आप रियल ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच टेस्ट एम्स एट फाइंडिंग आउट व्हाट रिमेन्स टू बी टॉट, ठीक है। क्या होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जहां पे ये फाइंड आउट किया जाता है कि व्हाट रिमेन्स टू बी टॉट, यानी कि क्या बाकी है भी बोलना या बताना। डायग्नोस्टिक होगा, समेटिव होगा, या नन ऑफ दी अबव होगा। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा भाई, राइट आंसर यहाँ बनेगा कि हम यहाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट में देखते हैं कि व्हाट रिमेन्स टू बी टॉट, ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, जो बच्चे की स्किल को जांचने के लिए, बच्चे की नॉलेज को देखने के लिए जो भी है, तब हम प्रोफिशिएंसी लेते हैं, ठीक है। एंड समेटिव क्या होता है, जो हम एट द एंड ले रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी बनेगा।
चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। Who knows why the cold wind blows? The above line is related to। अभी आपको यहाँ पे क्या बताना, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। इसको पढ़िएगा स्टेटमेंट को और देखिएगा कि क्या होगा। तो राइट आंसर इसका आई होप आपने गेस कर लिया होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, हु नोज व्हाई द कोल्ड विंड ब्लोज। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है हु नोज व्हाई द कोल्ड विंड ब्लोज। सो फाइनली जो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे साउंड्स की, वॉवल्स की, तो हमारा आंसर क्या बनता है, एसोनेंस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हु नोज व्हाई द कोल्ड विंड ब्लोज, तो ओ की यहाँ पर रिपीटिशन हो रही है। वॉवल्स जो है, जो ध्वनि है, उनकी यहाँ पर क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बना, एसोनेंस हमारा सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज रिलेटेड टू अ मीन्स ऑफ सिंप्लीफाइंग द सब्जेक्ट मैटर इन इजी वे। कौन सा प्रिंसिपल है जो कि रिलेटेड होता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर को सिंप्लीफाई करना, इजी वे में करना। तो यहाँ पर सही आंसर जो इस क्वेश्चन के लिए बनेगा वो बनेगा प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। हम जब ग्रेडेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पे एक हमारा आता है ग्रुपिंग, एक होता है हमारा सीक्वेंसिंग। ठीक है, ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग दो चीजें आती हैं, जहां पर हम सब्जेक्ट मैटर को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सब्जेक्ट मैटर को हम सिंपल एंड इजी वे में सिखाते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर हुआ वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, इन प्लॉट स्ट्रक्चर द फाइनल स्टेज ऑफ अ ड्रामा इज कॉल्ड। प्लॉट स्ट्रक्चर में फाइनल स्टेज क्या होती है, एक्सपोजिशन, डेनुमा, राइजिंग एक्शन या फिर क्लाइमैक्स। सो फाइनल स्टेज की हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम एंडिंग की बात करते हैं, जहां पे हम रिजल्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो वहां पर राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, एक्सपोजिशन क्या होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां पे आप कोई भी चीज शुरुआत कर रहे हैं तो वो एक्सपोजिशन फेज हुआ। उसके बाद आपका यहाँ पे राइजिंग एक्शन आता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर हमारा क्लाइमैक्स आता है। ठीक है, क्लाइमैक्स, उसके बाद आता है फॉलिंग एक्शन एंड देन उसके बाद हमारा आंसर डेनुमा होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग वर्ड्स एज सो। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर हम डायरेक्टली कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या बिटवीन टू सब्जेक्ट्स। तो वहां पर राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा सिमिली यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा। सिमिली में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिमिली में लाइक और एज का यूज करते हैं, इसके अलावा सो का यूज भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे सिमिली का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, मेटाफर में भी हम कंपैरिजन करते हैं, बट मेटाफर में जो कंपैरिजन होता है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और जहां पर हम लाइक और एज का यूज नहीं करते हैं। एसोनेंस आपको पता ही है, जो हमारे वॉवल्स की रिपीटिशन अगर हो रही है वर्ड्स में तो एसोनेंस है, एंड एलिट्रेशन क्या है, जहां पे आपके कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन हो रही है। सो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 मील्स मेंडरिंग विद मेजी मोशन। अब ये जो लिखा हुआ है इसमें आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर शामिल है। 5 माइल्स मेंडरिंग विद अ मेजी मोशन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, आपने देखा कि यहाँ पर एम की रिपीटिशन बहुत हो रही है, यानी कि माइल्स, फिर मेंडरिंग, फिर विद अ मेजी मोशन। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा आंसर एलिट्रेशन विल बी राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन 16 है, डैश ऑफन रिपीट्स लाइक अ कुपलेट यूजेस राइम स्कीम ऑफ ए। यानी कि अगर आप राइम स्कीम इस तरह से यूज कर रहे हैं जहां पे आपकी 3 स्टैंजा है या 3 लाइंस हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा भाई, कुपलेट होगा, क्वाट्रेन होगा, ट्रिपलेट होगा, या ये सभी होंगे। तो जहां पे भी आपकी 3 लाइंस पोएम है, 3 स्टैंजा पोएम है, तो वो हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। इसे हम टर्सेट के नाम से भी जान सकते हैं। टर्सेट में भी 3 लाइनें होती है, ट्रिपलेट में भी 3 लाइनें होती हैं। ठीक है, एंड कुपलेट में कितनी लाइनें होती है, 2 लाइनें होती हैं, याद रखना। ठीक है,
और क्वाट्रेन में कितनी लाइनें होती हैं, तो 4 लाइन्स हर क्वाट्रेन के, हर एक क्वाट्रेन में होती है। तो यहाँ पर सी आंसर विल बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोनेट इज। सोनेट का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, बायोग्राफी ऑफ अ पर्सन, लव, करेज या फिर रिवेंज। सो सोनेट का सब्जेक्ट मैटर ज्यादातर क्या होता है, लव होता है, ठीक है। यहाँ पे लव जो है वो दिखाया जाता है। जैसे कि अगर आप शेक्सपियरियन सोनेट देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारी लव आधारित कविताएं बनाई हैं, मतलब जो ड्रामा है लिखा है या जो भी लिटरेचर उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। और आपको पता ही है सोनेट 14 लाइन्स की पोएम होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। सोनेटो से आया है सोनेट वर्ड, ठीक है, जो कि इटालियन वर्ड है और जिसका मतलब क्या होता है, लिरिक सॉन्ग होता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव दिस साउंड। ये जो साउंड है कौन से में नहीं है, ठीक है। तो अब फटाफट से, अगर आपको इसकी हिंदी पता है तो आप इजिली कर लोगे, आपको जस्ट वर्ड्स को पढ़ के देखना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, ईट, नीट, रेडिएट या फिर ग्रीट। तो देखो ईट, जब हम ईट बोलते हैं तो इसमें बड़ी की मात्रा आती है और ये किसका साउंड, ये किसका सिंबल है, बड़ी की मात्रा के लिए हम इसको यूज करते हैं। और अगर ऐसा सिंपल वाला आई है या ऐसा वाला आई है तो ये छोटी की मात्रा के लिए होता है, ठीक है, छोटी की मात्रा के लिए। तो यहाँ पर ईट, नीट इसमें भी यूज करते हैं, ग्रीट में भी हम यूज करते हैं, लेकिन रेडिएट में नहीं करते। तो यहाँ पर सी आंसर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज साउंड। अब ये वाला किस में आता है, कौन से वर्ड में ये वाला साउंड सिंबल होगा, चॉइस में, माउथ में, फेस में या गॉट में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, आई होप आप सभी लोगों ने इसको गेस कर लिया होगा सही आंसर को। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, चॉइस में। ये जो साउंड है आपका, ये ओ और ओई के लिए होता है, आई, ठीक है, ओई यानी कि चॉइस, ठीक है। तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर हम और ऑप्शंस को देखें, माउथ, माउथ में ए यू का आता है माउथ। फेस में क्या आता है, फेस में ई आई का होता है फेस। और गॉड में क्या होता है, ई यू, गॉड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स हैज अ डिफरेंट साउंड। किसका साउंड जो है डिफरेंट है वो आपको बताना है। ऑप्शंस देखते हैं फटाफट से, फास्ट, बेस, डांस या फादर। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप इजिली इसको कर लोगे। डिफरेंट साउंड आपको बताना है, फास्ट, बेस, डांस, फादर। तो जब मैंने फास्ट बेस बोला तो यहाँ पे हम इसको कैसे बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ए का साउंड आ रहा है यहाँ पे, यानी कि डिफरेंट साउंड वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डिफरेंट साउंड वर्ड। इसमें भी आपको डिफरेंट साउंड बताना है, तो फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑफिस, वंस, ऑरेंज, ऑन। तो यहाँ पर ऑफिस, ऑरेंज और जो ऑन है उसका साउंड डिफरेंट है, एंड जो वंस है उसका साउंड डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या बना हमारा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है ये, द इम्पैक्ट ऑफ होम लैंग्वेज इन टीचिंग इज। होम लैंग्वेज का इम्पैक्ट बताना है टीचिंग में। पॉजिटिव टू टीचर एंड लर्नर, नेगेटिव टू टीचर एंड लर्नर, पॉजिटिव टू टीचर बट नॉट टू लर्नर, या फिर नेगेटिव टू टीचर नॉट टू लर्नर। क्या इम्पैक्ट होता है होम लैंग्वेज का, तो आपको पता है होम लैंग्वेज जो है एज अ रिसोर्स का काम करता है, और इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है बोथ टीचर एंड लर्नर के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ अ लर्नर इज। एक बच्चे की प्राइमरी लैंग्वेज कौन सी होती है, द स्कूल लैंग्वेज, द होम लैंग्वेज, द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज या फिर इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज। सो प्राइमरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसे वो अपने फैमिली में, अपने घर पे जो वो एक्वायर करता है, ठीक है, एक्वायर जो वो भाषा कर रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। वो उसकी क्या होती है, होम लैंग्वेज होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। एक बच्चे की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो उसकी होम लैंग्वेज होती है। मदर टंग जो उसकी होती है, जहां पे बच्चा एक्वायर कर रहा है, ठीक है, कोई भी भाषा को, वो क्या है, उसकी पहली होम लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, विच वर्ड हैज दिस साउंड इन इट। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर ही। तो क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 एंड 27, ठीक है। अब आपको एक एक करके बताना है किसका साउंड किस में होता है। जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। ये साउंड किसके लिए होता है, हमने पढ़ा था द के लिए ये साउंड होता है। तो द वाली ध्वनि देख लो, दिस थिंग शूट मून, तो दिस द, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो गया, ठीक है। थिंग इसमें किसका आ रहा है, थीटा की ध्वनि है। श है इसमें, श की ध्वनि है, इसमें बड़े उ की ध्वनि है। अगला देखते हैं। अगला है ये, इसकी जो ध्वनि होती है ये किसके लिए होता है, च के लिए होता है। तो थिन, शिन, चिन, पिन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला है आई, ये जो आई है ये किसके लिए होती है, ये छोटी की मात्रा के लिए होती है। तो टिप, टी, टाइप या फिर ईट, तो यहाँ पे टिप जो है ए ऑप्शन विल बी राइट। और ये किसके लिए होती है, ये जो आपका सिंबल है ये श के लिए होता है। तो देख लो श वाली ध्वनि कौन सी है, फीट, ट्रीट, शीप या की, शीट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, शीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको सारे सिंबल पता चल गए होंगे। ये वाला आपका द के लिए होता है, ये वाला आपका च के लिए होता है, और आई वाला जो है इस तरीके से आई है तो छोटा आई है, और अगर इस तरीके से आई है तो वो बड़ी ई की होती है। और ये किसके लिए होता है, श के लिए होता है। चलिए तो 28 क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, द प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, द इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू द, भाई प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग में हमें किस पर इंपॉर्टेंस देना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज पर, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज पर, वोकैबुलरी एंड ग्रामर पर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग की बात करते हैं इंग्लिश के अंदर, जब आप टेस्ट ले रहे हो बच्चे की नॉलेज का, तो वहां पर हम इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर, स्पेलिंग और जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आपका एलिमेंट्स में आ जाएगा, ठीक है। स्किल्स में आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आ जाएगा। तो जब हम टेस्ट लेते हैं तो हम एलिमेंट्स का भी ध्यान रखते हैं और हम स्किल्स का भी ध्यान रखते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग की, तो उसमें हमारे लैंग्वेज के सारे एलिमेंट्स, जिसमें आपका वोकैबुलरी, ग्रामर, स्पेलिंग सब कुछ आ जाएगा, और साथ के साथ हम स्किल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी विल बी राइट आंसर। 29 क्वेश्चन देखेंगे। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज सब्जेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रामर एंड इट्स अप्रोच इन टीचिंग विल अलाउ स्टूडेंट्स टू, भाई जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है जिसका कंसेप्ट डेल हार्मस ने दिया, और जब भी हम फंक्शनल इसकी जो है बात करते हैं फंक्शनल तरीके की सिखाने पर, कि भाई हम फंक्शनल सिखाएंगे तो उसका क्या एक मतलब है, बच्चे यहाँ क्या करते हैं, क्या बच्चे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, एक्यूरेटली यूज करते हैं। तो कभी भी हम स्ट्रक्चर्स की बात यहाँ नहीं करते हैं, यूज करते हैं स्ट्रक्चर्स को, तो यूज भी नहीं करेंगे हम। लर्न ग्रामर थ्रू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, या फिर टीचर जो है बच्चों को जो है ग्रामर लोअर क्लासेस में सिखाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट बनेगा, कि जो भी बच्चा फंक्शनल ग्रामर सीख रहा है, जो भी ग्रामर वो सीखेगा वो कैसे सीखेगा, मीनिंगफुली सीखेगा, यूज करते हुए सीखेगा, कम्युनिकेट करते हुए सीखेगा। तो यहाँ पर सी इसका जो है बेस्ट हमारा आंसर होगा। 30 क्वेश्चन पे आते हैं। द बेसिक लिटरेसी स्किल्स आर, लिटरेसी स्किल्स कौन सी होती है इंग्लिश के अंदर, तो बहुत आसान क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आपके स्किल से रिलेटेड है। तो जो बेसिक स्किल्स है इंग्लिश की वही हमारी लिटरेसी स्किल्स भी कहलाती हैं, जिसमें हमारा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग हो जाएगा। ये चारों ही कौशल जो है LSRW क्रम है, और इनको हमें कैसे सिखाया जाना चाहिए, होल तरीके से, और इन्हें हम इंटीग्रेटेड तरीके से सिखाना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, कौन सी इसमें से इंग्लिश सीखने में एक डिफिकल्टी होती है। लैक ऑफ ट्रेनिंग, मतलब जो टीचर्स की ट्रेनिंग है वो कम है, लिमिटेड मास्टरी ऑफ टीचिंग मेथड्स, अनफेमिलैरिटी टू IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ICT का यूज टीचर्स नहीं करते हैं ज्यादा। तो ये तीनों ही क्या है, डिफिकल्टीज में इंग्लिश की आती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं होती है, कई बार ओल्ड मेथड का यूज किया जाता है, ये भी एक डिफिकल्टी है कि केवल GTM से पढ़ाया जा रहा है, कोई भी मेथड्स में हम चेंजेस नहीं लाते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सारी ही क्या है, एक डिफिकल्टी क्लासरूम में पाई जाती है।
ओके, सो 32 क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 32 क्वेश्चन आता है, एवरीडे इंटरेक्शन ऑफ अ फैमिली टेक्स प्लेस इन। जो एवरीडे इंटरेक्शन होता है वो किस में होता है? नेशनल लैंग्वेज में, लिंग्वा फ्रैंका में, होम लैंग्वेज में, या फिर इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज में। तो इंटरेक्शन की बात हो रही है एक परिवार में, एक फैमिली में, जहाँ पे एक लर्नर कौन सी भाषा सीखता है? फर्स्ट अपनी लैंग्वेज को सीखता है, जहाँ पे वो अपनी होम लैंग्वेज को क्या करता है? एक्वायर करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन है, टू गिव रेमिडियल मेजर्स डैश इज इंपॉर्टेंट। रेमिडियल मेजर जब हम देते हैं, रेमिडियल जब हम टीचिंग प्रोवाइड करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट होता है? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द प्यूपल्स डिफिकल्टी इन लर्निंग, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, पेरेंट्स कोऑपरेशन, या फिर परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सो रेमिडियल मेजर देने का सबसे इंपॉर्टेंट एक बेस क्या होता है? आपका बेस क्या होता है? वहां पे डायग्नोस करना बेस होता है, यानी कि जब तक आप उसका पता नहीं लगाओगे, यानी कि आप जहाँ पे डिफिकल्टी को क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वही एक बेस होता है और वही रेमिडियल में इंपॉर्टेंट होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बिल्कुल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आता है, अ कॉन्सोनेंट साउंड इज। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा साउंड होता है? ऑप्शंस देखते हैं फटाफट से। अ फ्रिक्शनल लेस साउंड, अ साउंड प्रोड्यूस्ड विद फ्रिक्शन, अ साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, या फिर इन नो वे डिफरेंट फ्रॉम अ वॉवल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा? सो राइट आंसर विल बी, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं? ऐसे साउंड जिनके प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं एयर फ्लो जो है वो रुकती है, यानी कि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, जब भी हम कॉन्सोनेंट साउंड को बोलते हैं तो वहां पर हमारे लिप्स, हमारे टंग और हमारे जो टीथ है, इन सब का फंक्शन होता है, कहीं ना कहीं एयर का फ्लो इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वहां पे हमारा फ्रिक्शनल साउंड हो गए। ठीक है, जिसे हम फ्रिकेटिव भी कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं फ्रिकेटिव। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन है, टू कॉम्पिटेंसी एरियाज विच गिव अ लैंग्वेज लर्नर इन प्रोग्रेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्पिटेंटली आर। अगर एक लर्नर को कम्युनिकेट करना है कॉम्पिटेंट तरीके से, कॉम्पिटेंसी लानी है, तो कौन सी एरियाज पे हमें फोकस करना चाहिए? ठीक है, फर्स्ट है लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल, डिस्कोर्स एंड एक्सेंट, ऑडियो एंड एक्सप्रेसिव, या फिर ग्रामर एंड फोनेटिक। तो क्या होना चाहिए भाई? कम्युनिकेट करना है कॉम्पिटेंटली, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। उसकी लिंग्विस्टिक और सोशियो कल्चरल जो है, वो जो एबिलिटी है वो उसके अंदर होनी चाहिए, इसके अंदर उसका प्रोग्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर इस प्रश्न के लिए बनेगा। 36 क्वेश्चन देखते हैं, अ पोएम मेड अप ऑफ टू राइमिंग और टू लाइन स्टैंजास आर कॉल्ड। कौन सी पोएम है जो दो राइमिंग स्टैंजा जिसके अंदर होती है, या फिर जो टू लाइंस होती हैं? कुपलेट है, सोनेट है, एलिजी है, या ऑक्टेव है? तो टू राइमिंग की जब हम बात करते हैं, जब हम दो लाइन की जो स्टेंजा है उनकी बात करते हैं, तो वहां पे हमारा आंसर क्या बनता है? कुपलेट बनता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दो लाइनें इसमें होती हैं, सोनेट नहीं होगा, एलिजी भी नहीं होगा। एलिजी आपको पता ही है, जो हमारी लेमेंट तरीके की पोएम होती है। ठीक है, और जो कि किसी मृत्यु पर लिखी जाने वाली जो शोक कविता होती है। ऑक्टेव की लाइनें पूछी जाती है, ऑक्टेव की लाइनें 8 लाइनें होती हैं, और ऑक्टेव किसका पार्ट है? पेट्रार्कन सोनेट का, या फिर जिसे हम इटालियन सोनेट कहते हैं। इटालियन सोनेट के अंदर आपका जो है ऑक्टेव आता है। ठीक है, जो किसी ना किसी प्रॉब्लम को या किसी ना किसी कंफ्लिक्ट को जो दिखाता है, ठीक है, वो आपका क्या है? ऑक्टेव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? फाइनली इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन है, वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स इज। लर्नर का इवैल्यूएशन जब आप कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, असेसमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ लर्नर्स नीड, असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स अटेनमेंट, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस। तो यहाँ पर जो इवैल्यूएशन है उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या होता है? फटाफट से सोचिएगा। ये क्वेश्चन आपका रीड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा फाइनली करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा कि जब भी हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं, हम वहां पे अटेनमेंट की बात करते हैं,
हम वहां पे अचीवमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। जो भी बच्चे ने सीखा, जो भी उसकी अचीवमेंट हुई, जो भी प्रोडक्ट हुआ, उसमें हम इवैल्यूएशन को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर हमारा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है आइडेंटिफाई द राइम स्कीम। अब आपको यहाँ पे राइम स्कीम को आइडेंटिफाई करना है, और जैसे कि हमें पता है कि हमें सिर्फ लास्ट वाले वर्ड्स को देखना है यहाँ पर, और उसके बाद हमें आंसर अपना मिल जाएगा। और 4 लाइन की राइम स्कीम हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले है नूल, तो नूल ए कर दो। पूल, नूल पूल सेम साउंड आ रहा है, ए कर दो। ए जॉयस अलग है, बी कर दो। नॉइज, इसको भी हम बी करेंगे, तो बहुत आसान था। ए बी बी हमारा यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बनेगा। तो देख लीजिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में ए बी बी दिया हुआ है, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। तो गाइज इसी तरह से आपको क्या करना है, राइम स्कीम को आइडेंटिफाई करना है। आपके एग्जाम में भी ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना, ए आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन। डैश आर ऑल्सो कॉल्ड प्योर वॉवल्स। किसे हम प्योर वॉवल्स कहते हैं, ठीक है। डिप्थॉन्ग्स को, मोनोथॉन्ग्स को, दोनों को, या फिर ग्लाइड वॉवल्स को हम कहते हैं। सो सही आंसर इसका क्या बनेगा, प्योर वॉवल्स की बात हो रही है, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, मोनोथॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स को हम ग्लाइड वॉवल कहते हैं, ये दोनों सेम है, याद रखना। और मोनोथॉन्ग्स को हम क्या कहते हैं, प्योर वॉवल कहते हैं। मोनोथॉन्ग्स को हम सिंगल वॉवल साउंड भी कहते हैं, याद रखना। टोटल डिप्थॉन्ग्स की संख्या 8 होती है, और टोटल मोनोथॉन्ग की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है कि टॉमस वॉज स्पीकिंग इन स्पेनिश टू हिज पीयर्स इन हिज क्लासरूम। व्हेन हिज टीचर कॉल्ड ऑन हिम, he immediately replied to her in English. This is an example of। अब एक बच्चा है, वो अपने पीयर्स के साथ स्पेनिश में बात कर रहा था। उसकी टीचर ने उससे जब कुछ पूछा, या उसकी टीचर जब आई, तो वो इंग्लिश में उससे बात करने लग गया। यानी कि उसने क्या किया, एक लैंग्वेज को वो पहले बोल रहा था, उसने सडनली दूसरे लैंग्वेज में क्या कर लिया, चेंज कर दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये मल्टीलिंगुअलिज्म में हमारा पाया जाता है। तो यहाँ सोशियो लिंग्विस्टिक नहीं होगा, डायलेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई बोली नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो बनेगा वो बनेगा कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग क्या है, जब आप एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में क्या कर देते हो, उसे स्विच कर देते हो, यानी कि स्पेनिश से इंग्लिश बोलने लग गया, तो ये कोड स्विचिंग है। कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग दोनों ही आपस में बहुत इंटर रिलेटेड है। कोड मिक्सिंग कब होता है, जब आप वर्ड्स वगैरह की बात करते हैं, और कोड स्विचिंग कब होता है, जब आप पूरे की पूरे लैंग्वेज को इंटरचेंज करके क्या करते हो, स्पीकिंग करते हो, या लैंग्वेज को यूज करते हो। ये दोनों ही किसकी टेक्निक है, मल्टीलिंगुअलिज्म की। ये दोनों क्या है, टेक्निक होती है, याद रखना है, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, ठीक है। तो इसका फाइनल जो आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 41 क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू। भाई सीएलटी का मेन एम आपसे पूछ रहा है, तो फटाफट से आप इसको पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे फोकस करते हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रक्चर पे फोकस हम नहीं करते। यूज पे करते हैं लैंग्वेज के, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज यूज करते हैं हम नहीं। लाइब्रेरी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, जो हम नॉलेज और गेन करने के लिए पढ़ते हैं, तो हम ऐसे यूज नहीं करते कि हमें ज्ञान लेना है, ठीक है। आप नेटिव स्पीकर्स की तरह उनको बोलने देते हैं, नहीं। यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आप उनके अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी को डेवलप करते हो, ठीक है, तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। 42 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टेस्ट आइटम्स आर हाईली स्ट्रक्चर्ड। हाईली स्ट्रक्चर्ड टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं, ओरल, एसे टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हाईली जो स्ट्रक्चर्ड टेस्ट होते हैं वो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन, हमारे फिलअप वाले क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, ठीक है, ये सब क्या ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा हम मैचिंग वाले क्वेश्चन करा सकते हैं यहाँ पर, जो कि हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जो मानक होते हैं, जिन्हें हम स्टैंडर्ड कहते हैं, जो वैलिड होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, जो रिलायबल होते हैं। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा पाई जाती है।
ऐसे टाइप के कंपैरिजन में ऑब्जेक्टिव अच्छे माने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है वो कंटेंट एरिया को या जो करिकुलम है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से कवर कर देते हैं, सिलेबस को कवर कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे टाइप कैसे होते हैं, ऐसे टाइप जो है वो हमारे सब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी आंसर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, द मेन पर्पस ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन इज। समेटिव इवैल्यूएशन का मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रमोट नेक्स्ट हायर क्लास, टू प्रोवाइड रैंक टू द स्टूडेंट्स, टू प्रोवाइड ग्रेड टू द स्टूडेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो समेटिव इवैल्यूएशन यानी कि जब आप असेसमेंट ऑफ लर्निंग कर रहे हैं, सीखने का आकलन जब हम करते हैं, वहां पर ये तीनों चीजें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव के साथ हम जाएंगे, जहां पे आप उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते हैं, आप रैंक बताते हैं, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, आप उनको ABCD में ग्रेड प्रोवाइड करते हो। तो ये तीनों चीजें समेटिव की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो यहाँ पे डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, प्लानिंग ऑफ रेमेडियल प्रोग्राम्स विल बी सिमिलर इन ऑल सब्जेक्ट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बी सेम टू ऑल द स्टूडेंट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। जब आप रेमेडियल इंस्ट्रक्शन देते हैं, जब आप रेमेडियल प्रोग्राम या रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो जो टीचिंग होती है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रेमेडियल टीचिंग हर विषय में सेम तरीके से दे रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर एकदम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या है, टू गिव रेमेडियल मेजर्स डैश इज इंपॉर्टेंट। जब आप रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द पीपल्स डिफिकल्टी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, पेरेंट्स कोऑपरेशन, परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये हमने आई थिंक कर लिया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा भाई, आप अंडरस्टैंड करते हैं उसकी डिफिकल्टी को, जब तक आप उसकी डिफिकल्टी को, प्यूपिल्स की जो गैप्स है, जब तक आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप रेमेडी नहीं कर सकते। रेमेडियल टीचिंग का बेस क्या होता है, डायग्नोज होता है, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है रेमेडियल टीचिंग का बेस, ठीक है। तो ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। अब आपको ये सिंबल्स देखने हैं और बताना है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, PBTDKG। ये टोटल नंबर में कितने हैं, 6 हैं। तो एफ्रिकेट्स हैं, फ्रिकेटिव्स हैं, प्लोसिव्स है या नेजल्स हैं। तो इंग्लिश के अंदर जब हम नेजल साउंड की बात करते हैं तो 3 होते हैं, एक होता है M, एक होता है N और एक कुछ ऐसे होता है, इस तरीके से ये 3 नेजल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे प्लोसिव्स हैं, ठीक है। प्लोसिव साउंड की संख्या कितनी है, 6 है, PBTDKG, और फ्रिकेटिव्स की संख्या 9 है, राइट आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इनमें से कौन सा टीचिंग ऑफ इंग्लिश का प्रिंसिपल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो नहीं है, ओके। ऑप्शंस को फटाफट से पढ़िएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, तो ये तो बिल्कुल होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर। तो हमारा जो प्रिंसिपल्स है जो हमने अभी तक पढ़े हैं उसमें हमने ग्रेडेशन पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमें व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे मोटिवेशन भी हम पढ़ते हैं, लेकिन रिव्यू कोई प्रिंसिपल नहीं होता, ना ही अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर प्रिंसिपल होता है कि आप इंग्लिश अगर सिखा रहे तो वो कल्चर से सिखाएंगे, क्योंकि इंग्लिश हमारे कल्चर से है ही नहीं, तो इसलिए ई वाला नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बना, हमसे क्या पूछा गया था, नॉट पूछा गया था। तो यहाँ पर नॉट में क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी एंड ई आएगा, यानी कि डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सी और ई जो है वो कोई भी प्रिंसिपल इंग्लिश में नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक सिंबल फॉर द वर्ड फादर। अब फादर में कौन सा सिंबल यहाँ पर आएगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फादर में ओवरऑल वर्ड जो है उसमें आपको सिंबल बता रहा है, ठीक है, फादर। तो यहाँ पर फादर में कौन सा साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये ए वाला आंसर आएगा हमारा, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पर्टिकुलर पूछती कि भाई आप ये बताओ कि ये टीएच में कौन सा साउंड आ रहा है, टीएच में, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनता, ये होता, ठीक है, क्योंकि फादर में द की ध्वनि है यहाँ पे, तो ये वाला बनता, ठीक है। ये किसके लिए होता है, थ के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, ये आपका
अर की ध्वनि के लिए होता है। जैसे कि मैं बोलूं चर्च, फर्स्ट, तो आ र वाली जो ध्वनि होती है वो उसके लिए होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बना, ऑप्शन नंबर ए बना। फादर, फादर में आ की साउंड आ रही है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। 49 क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। 49 क्वेश्चन है, इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अब यहाँ पर क्या आएगा, वर, एम, विल या वॉज। सो देखो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं, हमारी कोई इच्छा को हम बता रहे हैं, ठीक है, तो वो वहां उस केस में हम क्या यूज करते हैं, उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, वर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर, प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, दिस टायर इज मेड अप ऑफ रबर, देयरफॉर द व्हीकल ऑफ विच इट इज अ पार्ट इज ऑल्सो मेड ऑफ रबर। ये कौन सी यहाँ पे फैलेसी है, आपको यहाँ फैलेसी पहचाननी है। कह रहा है कि दिस टायर इज मेड अप ऑफ रबर। मान लीजिए ये टायर है और ये किससे बना है, रबर से बना है। आपने कहा कि ये टायर जो है रबर से बना है, तो जो पूरी की पूरी गाड़ी है, जो पूरी की पूरी गाड़ी होगी वो भी किससे बनी है, रबर से बनी है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे पार्ट टू होल की बात हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि भाई अगर इस गाड़ी का एक जो टायर है वो रबर से बना है, तो पूरी गाड़ी ही रबर की हो गई। यानी कि जहां पे भी हम पार्ट टू होल की बात करते हैं, तो वहां पे राइट आंसर क्या बनता है हमारा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, यानी कि सी इसका राइट आंसर बिल्कुल हमारा होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, 51 क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम डैश बीन अराइव्ड। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज आएगा, हैव आएगा, आर आएगा या इज आएगा। सो ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। सो राइट आंसर इसमें क्या बनेगा, यहाँ पर द कैप्टन का यूज हुआ है, आर्टिकल का यूज हुआ है, फर्स्ट सब्जेक्ट, और यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट है टीम। तो जब भी हम इस तरीके से एंड का यूज करते हुए, जब हम आर्टिकल का यूज करते हुए जब हम कोई भी सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो वहां पर हमेशा जो वर्ब होती है वो किसकी आती है, सिंगुलर फॉर्म में आती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, टीम हैज बीन अराइव्ड। जब दोनों चीजें सेम उसको दिखा रहा है, दोनों सब्जेक्ट, तो हैज आएगा। उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, एक ही सिंगुलर का यूज करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईदर ऑफ द बुक्स डैश फाइन फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आर आएगा, इज आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। तो जहां पे भी हम ईदर का यूज कर रहे हैं, ईदर नाइदर का यूज कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पे हमारी वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो जो आंसर होगा वो भी हमारा किस में होगा, प्लूरल में होगा। यानी कि ईदर ऑफ द बुक्स आर फाइन फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा आता है, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट है, कम्युनिकेटिव अप्रोच इज एन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग दैट एम्फसाइजेस डैश एज दी बोथ द मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टडी। आपसे सीएलटी से लास्ट क्वेश्चन है, अल्टीमेट गोल क्या होता है सीएलटी का, वो आपको बताना है। जब भी हम सीएलटी अप्रोच की या कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं, फॉर्म होता है, इंटरेक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है, प्रैक्टिस होता है। तो प्रैक्टिस और ड्रिल का हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। आपको इन चारों में से उसको बताना है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरैक्शन जब हम बोलते हैं, जब हम इंटरैक्शन की बात करते हैं, जहाँ पे बच्चे यूज कर रहे हैं भाषा को, जहाँ पे बच्चे इंटरैक्ट कर रहे हैं, मीनिंग की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और यही गोल होता है कि बच्चा इंटरैक्ट कर सके उस लैंग्वेज में। सबसे बेस्ट अप्रोच मानी जाती है, सबसे लेटेस्ट अप्रोच मानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर अब हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, एंड आई थिंक हम लोगों ने 51 to 53 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि बहुत, आई थिंक मुझे लगता है कि हमने बहुत सही टाइम पे कर दिया है। एंड ओके, सो गाइज इस क्वेश्चन में आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया था। मे बी यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, ईदर की बात हो रही है, मैंने यहाँ पे बुक्स के अकॉर्डिंग आपको बताया था, लेकिन आंसर जो होगा वो सिंगुलर होगा। ठीक है, आप लोग भी बताना कमेंट में, सिंगुलर होगा। यहाँ पे इज की हम बात करेंगे, ईदर ऑफ द बुक्स इज फाइन फॉर एग्जामिनेशन। जब भी हम ईदर नाइदर का यूज करते हैं, तो सिंगुलर का ही हम यूज करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो गया था, ईच, मुझे लगा यहाँ ईच है। सो इसको मैं एक बार क्लियर करके आपको बता दूंगी कमेंट में। ठीक है, वैसे इसका आंसर बी होगा, मुझे अभी सडनली देख करके याद आया। ठीक है,
सो फिर सेशन को एंड करते हैं एंड आई होप कि आपको आज का सेशन गाइस अच्छा लगा होगा। कैसा भी लगे आप मुझे जरूर बताएं। कोई भी फीडबैक, कोई कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन में तो आप पूछिए। एंड पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा वीडियो को बहुत अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले एंड सपोर्ट इसी तरह करते रहिए। और सेशंस में बहुत जल्दी लेकर के आऊंगी, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।